So today we'll see role of nurse for caregiver for elderly. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल केयर गिवर्स क्या होते हैं और वो कौन से होते हैं। शायद हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि फॉर्मल और इनफॉर्मल केयर गिवर्स कौन से होते हैं। फॉर्मल केयर गिवर्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे एल्डरली की टेक केयर करते हैं या उनका ख्याल रखते हैं। इट मे बी देयर फैमिली मेम्बर्स, इट मे बी देयर रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, चाहे उनके फ्रेंड्स हों जो उनका ध्यान रखते हैं, बट वो क्या है, उनसे पैसे नहीं लेते उस चीज़ के, उनको वो चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो सॉरी, इनफॉर्मल केयर गिवर्स वो होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स है, वो हमारे ओल्डर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं बट विदाउट एनी सैलरी। वो उनसे कोई सैलरी नहीं देते, वो अपने कंसर्न के साथ उनको जो है वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयर एज इन फॉर्मल केयर गिवर्स में हमारे आते हैं प्रोफेशनल पर्सन्स जैसे कि हमारी नर्सिस हो गई या फिर हमारा कोई भी केयर गिवर हो गया, होम केयर नर्स होगी, या फिर हम पर्टिकुलर किसी जगह पे जाके जैसे कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं या होम केयर होते हैं, तो वहाँ पे जाके जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं किसी से भी, कोई भी नर्स जब हमें पर्टिकुलरली ट्रीट करती है या केयर गिवर कोई प्रोवाइड करता है जो प्रोफेशनल्स हैं और वो उन चीज़ों की जो सैलरी है वो लेते हैं, उनको हम कहते हैं फॉर्मल केयर गिवर्स। द डिफरेंस इज दैट कि जो इनफॉर्मल होते हैं वो अपनी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनी पेनी, और उसमें फॉर्मल केयर गिवर्स में क्या होता है, दे आर द प्रोफेशनल पीपल जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके साथ वो क्या करते हैं हमारे, वो उसके साथ पैसे भी चार्ज करते हैं, मतलब सैलरी भी लेते हैं। सो यही डिफरेंस है फॉर्मल केयर गिवर, और दोनों में केयर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी केयर हो, चाहे वो 24 आवर केयर हो, चाहे कोई भी केयर हो, केयर वो दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। पर उसमें क्या फ़र्क है, बस एक में सैलरी हम देते हैं पेशेंट को, और सॉरी जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, और एक विदाउट सैलरी के केयर जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू रोल ऑफ नर्स की, रोल ऑफ नर्स फॉर द केयर गिवर फॉर एल्डरली। तो इसमें हमारा आता है caregiver has a number of roles that he or she performs often the same time depending on the patient's need. A caregiver provides hand-on care to the patients in a variety of settings, which include taking care of physical needs. The caregiver maintain a patient dignity while providing knowledgeable, skilled care to the patient. So, role of nurse का क्या रोल है, जो केयर गिवर हैं, जो एल्डरली पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें नर्सिस का क्या रोल आता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा केयर गिवर होता है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, मतलब उनको वेराइटी ऑफ केयर, यू कैन से होलिस्टिक केयर जो है वो उनको प्रोवाइड करता है। और पेशेंट को उनके जो केयर प्रोवाइड होती है वो उनकी क्या है, उनको स्किल्ड और नॉलेजेबल केयर जो होता है वो प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ये देखना हमारी नर्सिस की ड्यूटी है, वेदर जो केयर उसको पेशेंट को मिल रही है वो स्किलफुल है, वो नॉलेजेबल है या नहीं है, वो अच्छे से उसको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम कहते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कैसे जो केयर है वो पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा होलिस्टिक केयर मैंने पहले ही बोला कि जो केयर गिवर है उसको जब भी ओल्डर पेशेंट को ट्रीट करना है तो ही और शी शुड प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, मतलब होलिस्टिक केयर में सारे आ जाएंगे, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। तो उसकी जो भी नीड्स होंगी, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल, जो भी, सॉरी सेक्सुअल नहीं, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जो भी नीड्स होंगी उसको क्या है, उसको मतलब यू कैन से कवर अप करना या फिर उसको प्रोवाइड करना, उन नीड्स को पता करना हमारे केयर गिवर का काम होता है। तो जब भी कोई भी केयर गिवर केयर प्रोवाइड कर रहा है तो वो केयर जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा ही होलिस्टिक केयर होनी चाहिए, जिसमें जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है उसकी फिजिकल नीड्स क्या है, उसकी सोशल नीड्स क्या है, डेवलपमेंटल नीड्स क्या है, स्पिरिचुअल नीड्स क्या है, वो पर्सन को पता होनी चाहिए।
देन नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकर। द केयर गिवर शुड ऑल्सो वर्क एज अ डिसीजन मेकर फॉर द पेशेंट। अगर उन्होंने अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन पेशेंट के साथ बिल्ड कर लिया है, वो जो ट्रस्ट करने लग गए हैं पेशेंट पे, तो एज अ डिसीजन मेकर भी वो क्या है, पेशेंट के लिए काम कर सकते हैं। कि जो पेशेंट है कि उसको डिसीजन मेकर मतलब कि उसको किस टाइप की केयर चाहिए, या और भी कोई भी डिसीजन उनको लेना है जो वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, तब दो जो केयर गिवर है वो प्रॉपरली उनकी हेल्प कर सकता है, कि जिससे वो क्या है, एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले पाए। देन नेक्स्ट कम्स टू कम्युनिकेटर। एज अ कम्युनिकेटर भी वो वर्क कर सकता है। कम्युनिकेटर मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करके, कि उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है। दे कैन यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक, जिसकी वजह से क्या होगा, एक कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी अच्छी हो जाएगी। अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट के साथ, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द केयर गिवर, कि वो उनको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके, ताकि जो अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर सकेगा, कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कब क्या प्रॉब्लम थी, तो वो अच्छे से उन चीजों को क्या है, पेशेंट को बता सकता है। देन नेक्स्ट कम्स टू manager of care. Manager of care has to ensure that the patient care is cohesive. Caregiver direct and coordinate care by both professional and non-professional to confirm that the patient goals are met. तो जो भी केयर गिवर है वो एज अ मैनेजर भी काम कर सकता है। एज अ मैनेजर काम करने का ये मतलब है कि उसको क्या करना है, अपना जो भी केयर वो प्रोवाइड कर रहा है, इफ he or she is facing any kind of problem, so they can talk to professionals as well as to the नॉन प्रोफेशनल टू कंफर्म दैट जो वो केयर प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छे से उसको प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ क्या है, जो उसने गोल सेट किए हैं वो प्रॉपरली उनको मेट कर ले। वो तो इसीलिए वो हेल्प ले सकता है, चाहे वो किसी की भी हेल्प हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो नॉन प्रोफेशनल्स हो। Then next comes to patient's advocate. They can work as a patient advocate. सो पेशेंट एडवोकेट भी वो काम कर सकते हैं। पेशेंट एडवोकेट मतलब क्या है, अगर उनको कोई भी जैसे कि उनका जो भी उनके राइट्स हैं उनको नहीं पता है, तो वो हम उनको बता सकते हैं कि उनके प्रॉपर राइट्स क्या हैं, उनके बारे में हमें बता सकते हैं। और अगर वो इल हैं तो उनके बिहाफ में कोई भी अगर ऐसा डिसीजन लेना है, इफ़ दे ट्रस्ट यू, तो यू कैन टेक द डिसीजन फॉर देम। इफ़ दे आर कॉन्शियस एंड दे want you to take decisions for them, then only you can take the decisions for them. सो एज एन एडवोकेट तुम उनके राइट्स के बारे में बता सकते हो। अगर तुम्हें लगता है उनके साथ कोई गलत कर रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुम उनके लिए स्टैंड ले सकते हो और उनके बारे में बोल सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू टीचर। टीचर एज अ टीचर भी तुम उसको उसके लिए काम कर सकते हो। कैसे, एज अ टीचर तुम्हें क्या करना है, उनको एजुकेट करना है अबाउट हाउ टू टेक द मेडिकेशंस, व्हेन टू टेक द मेडिकेशन, अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस, अबाउट देयर ट्रीटमेंट्स, अबाउट द प्रोसीजर, जो भी उनके साथ होने वाले हैं उनके बारे में तुम उनको बता सकते हो। तो एज अ टीचर मतलब तुम उनको एजुकेट कर सकते हो, तुम उनको अच्छे से बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, या फिर मेडिकेशंस ले रही हैं, अगर उनको उसमें कुछ भी डाउट है, तो यू कैन टेल देम द डिफरेंसेस, और यू कैन से द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन और द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन। यू कैन एजुकेट द पेशेंट अबाउट all the things. Then next comes to teacher. Then in addition, discharge instruction or instruction about what to do once they are not in a hospital setting are important, so that the patient can easily care for themselves and home. और तुम उसके साथ साथ, अगर तो पेशेंट तो हॉस्पिटल में है, तो यू आर द वन हु आर प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट। बट अगर पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो यू हैव टू एजुकेट और यू हैव टू टीच द पेशेंट कि वो घर में कैसे अपनी केयर कर सकते हैं, और घर में उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है, जिसकी वजह से उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाए, या फिर वो जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर ले। सो दिस इज द रोल ऑफ नर्स फॉर द केयर गिवर ऑफ द एल्डरली। देन नेक्स्ट कम्स टू
रोल ऑफ नर्स फॉर द केयर ऑफ एजेड पीपल की नर्स का क्या रोल है? पहले था कि केयर गिव, एज अ केयर गिवर उसका क्या रोल है, अब है कि नर्स का एक्चुअल में रोल क्या है फॉर द केयर ऑफ एजेड पीपल। सो इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें हमारे 3 टाइप्स के प्रिवेंशन आए हैं। सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। फर्स्ट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा आता है हेल्थ प्रमोशन। सो इसमें क्या होता है, दीज आर द मेजर्स टू रिमेन हेल्दी इन ओल्ड एज। दीज आर, अगर पेशेंट को हेल्थ प्रमोशन मीन्स वी हैव टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी ऑफ केयर, और यू कैन से बाय प्रोवाइडिंग देम होलिस्टिक केयर। तो नर्स क्या कर सकती है, उनको हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। कैसे? उनको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकती है, या फिर उनको क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। जिसमें मेनली तुमने देखा है कि जब भी जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी डिजीज कंडीशन है या अंडरलाइन कंडीशंस कुछ भी है, तो यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि उन चीज़ों से उसको कैसे अवॉइड करना है, या फिर उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए उसको कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है या अल्कोहल इंटेक करता है, तो यू कैन टेल द पेशेंट और यू कैन एनकरेज द पेशेंट टू quit smoking and lead a healthy lifestyle. रेगुलर, अगर पेशेंट के लिए पॉसिबल है, तो यू कैन टेल द पेशेंट टू डू रेगुलर और मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइजेज विच विल हेल्प द पेशेंट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ और मसल इलास्टिसिटी। सो तुम उनको बोल सकते हो कि फिजिकल एक्सरसाइजेज अगर पेशेंट के लिए पॉसिबल है, तो तुम पेशेंट को बोल सकते हो कि वो फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑन अ रेगुलर बेसिस वो कर सकता है। देन बैलेंस डाइट, वी हैव टू टेल द पेशेंट। मैंने पहले ही बोला कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारी जो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स है बॉडी की, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो हमें क्या है, वी हैव टू टेल द पेशेंट टू टेक अ वेल बैलेंस डाइट। उसको हमें बोलना है कि वो अपनी वेल बैलेंस डाइट ले, और जो बाहर से जो भी कैंड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको कम से कम ले। जिससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो क्या है, उसको कोई भी अगर अंडरलाइन कंडीशन है तो वो इजीली उसको इम्प्रूव कर सकेगा। और हमें पेशेंट को बोलना है जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स यू कैन से, और टमाटोज, और ये सभी चीज़ें जो भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अच्छे से अपनी डाइट में ले, जिसकी वजह से क्या है, उनको जो है इम्प्रूव हो सके उनकी हेल्थ स्टेटस। और मेनली जब भी ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उनमें जो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, यू कैन से टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अच्छे से अपनी डाइट जो है वो ले। देन नेक्स्ट हमारा आता है अवॉइडेंस ऑफ ड्रग अब्यूज एंड सेल्फ मेडिकेशन। तो उसके बाद क्या है, अगर कोई भी ड्रग अब्यूज कर रहा है या सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है, और तुम्हें लगता है कि वो प्रॉपरली अगर सेल्फ मेडिकेट करेगा तो वो अच्छे से मेडिकेशन नहीं लेगा, तो यू कैन टेल द पेशेंट कि उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और वो मेडिकेशन जो है अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो टेल देयर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स टू गिव मेडिकेशंस टू देम। Cultivation of interest in reading, writing, we can say we can give the patients diversional therapy, जिससे क्या होगा, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल स्ट्रेस होगा वो भी कम हो जाएगा। बिकॉज उससे क्या होगा, वो अपने आप को इंडल्ज करेंगे, अगर किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके जो ब्रेन की वो एक्सरसाइजेस प्रॉपरली होती रहेंगी, और उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्यूरेट। The next comes to avoid loneliness by engaging in recreational activity. So हम older patient में क्या है, जो भी उनको loneliness होता है उसको हम अवॉइड करेंगे। कैसे? उनको हम recreational activities में उनको indulge कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या है, उनको loneliness अगर हो रही है तो वो अवॉइड हो सकती है। We have to tell the patient to take the
इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, उनको हम इनफ अमाउंट ऑफ वाटर लेने को बोलेंगे, जिससे क्या है मोस्टली पेशेंट में मैंने पहले ही बोला कि फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हो जाती है तो उनको डिजीज कंडीशंस भी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं या ऑर्गन इम्पेयरमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो फॉर किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स वी कैन टेल द पेशेंट टू एनकरेज द प्लेंटी अमाउंट ऑफ ड्रिंक और फ्लूइड्स। Yoga exercises and meditation goes a long way in promoting the health। तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो प्रॉपरली योगा एक्सरसाइजेस जो है वो कर सके, जिससे क्या होगा, योगा और एक्सरसाइजेस करने से पेशेंट क्या है उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है, बिकॉज उनकी मसल्स अगर वो क्या है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है तो वो स्ट्रेच हो जाएंगी, उससे इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल हेल्प द पेशेंट टू इम्प्रूव द condition। The next comes to plan for future financial housing and disease security। Tell the patient to always plan for the future of financial security। They should build up large circles of friends and well-wishers by selfless behavior, kindness which will prove useful to them। हम उनको बोल सकते हैं कि वो अच्छे से relations build up करें, not with the family members or relatives, not only with the family members or relatives but also the society people। अगर उनके society surroundings में कोई भी है तो we have to tell the patient to build a स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद दैम, ताकि जब भी उनको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उनकी हेल्प कर सके। देन नेक्स्ट कम्स टू स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। All aged people must immunized against diseases such as influenza, tetanus, hepatitis B। They must be immunized selectively against hepatitis A, rabies, and encephalitis। So specific protection we have to टेल द पेशेंट टू टेक ऑल द इम्यूनाइजेशन। उनको अगर कोई भी इम्यूनाइजेशन उनकी नहीं हुई है तो वी हैव टू टेल द पेशेंट टू टेक अ वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, देयर आर मोर चांसेस टू हैव द इन्फेक्शंस इजीली। सो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है मेनली इन्फ्लुएंजा, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, ए, रेबीज, एंसेफेलाइटिस, इन चीज़ों की जो भी वैक्सीनेशन आती हैं हम पेशेंट को बोलेंगे वो उनसे वैक्सीनेटेड हो जाए, ताकि फर्दर उनको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इजीली ना हो। Secondary prevention, early diagnosis and treatment। Since most of the disease of the old age are predictable, they can be identified by periodic screening for health and start treatment। Timely detection and intervention can preserve quality of life। The elderly people are educated about the danger signals of cancer। Women are educated regarding self palpation of breast for presence of lump। So early diagnosis and treatment मतलब हमें पता है कि जैसे ओल्ड एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग के साथ हमें क्या है, हम अर्ली डायग्नोस किसी भी डिजीज को कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब भी ओल्ड एज हो जाते हैं या एजेड पर्सन होते हैं उनका 6 मंथ्स में रेगुलर चेकअप होना चाहिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि अगर वो चेकअप होगा तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसका अगर कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है तो हम उसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, जिससे हम उस चीज को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और एल्डर पेशेंट को हमें एजुकेट करना है रिगार्डिंग द डेंजर सिग्नल्स ऑफ द कैंसर, और वुमेन्स को हम एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग सेल्फ पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन में आता है हमारा डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। दिस कंसिस्ट ऑफ गिविंग एन इंटेंसिव ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल फॉर दोज हु कम इन द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज। तो टर्शरी प्रिवेंशन में आता है हमारा डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मीन्स जो लोग बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली इल हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, तो वो लोग उनको जो केयर प्रोवाइड की जाती है मेनली इन द इंटेंसिव केयर यूनिट और सीसीयू यू कैन से, तो उस चीज में जब हमारे पास पेशेंट जो है एडवांस स्टेज के साथ आता है तो उस चीज को हम लेते हैं टर्शरी प्रिवेंशन में। देन आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या आता है, rehabilitation में this consists of training and retraining the patients with the remaining capacity so that they can build up self confidence to take care of themselves। The barriers of rehabilitation are cataract surgery, provision of spectacles। तो इसमें हम पेशेंट को ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो कैसे उनके साथ वो कॉप अप कर सकते हैं। जैसे किसी की कैटरैक्ट सर्जरी हुई है तो देयर आर provisions of wearing spectacles or glasses
हियरिंग एड्स, अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए हियरिंग एड्स आते हैं, एयर मोल्स आते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोस्थेसिस सब आता है। फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल और सोशल थेरेपीज आती हैं। अगर किसी की फंक्शनल कैपेसिटीज जो है वो प्रॉपर नहीं है, फंक्शनल डिसेबिलिटीज है, तो उनको हम साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के लिए बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डन बाय द फॉलोइंग मेजर्स इन द कम्युनिटी, जैसे कि ऑर्गेनाइज फॉर दिस इज मेनली फॉर द वुमेन्स। अगर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, लाइक हरी कथास, भजन हो रहे हैं, तो हम उनको इंडल्ज करने के लिए बोलेंगे या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें वो लोग पार्ट कर ले लें। देन अरेंजमेंट ऑफ पिकनिक्स एंड टूर्स, पिकनिक और टूर अरेंज कर सकते हैं। establishment of old age clubs where the members are given training in yoga and medication, उसको ओल्ड एज क्लब्स हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे पेशेंट्स को क्या है योगा ट्रेनिंग, मेडिकेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक योग से हम पेशेंट्स को बता सकते हैं, जिससे उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इजीली इम्प्रूव हो जाए। अंडरस्टूड बीएससी? यस मैम।